विन टुडे विद रश्मि में और इनसाइट्स करंट अफेयर्स की जो मैगजीन जिसको अपन कवर कर रहे हैं उसी सीरीज़ में दिस इज़ द थर्ड वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को और देखते हैं आगे क्या क्या होता है पॉलिटी के अंदर में। तो पॉलिटी के अंदर में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि सिटीजन्स का क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिटीजन्स इन एन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि हु इज़ अ सिटीजन, है ना। दिस इज़ अ कंप्लीट चैप्टर इन पॉलिटी, इन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, सिटीजन्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। अब अपन आगे चलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सिटीजन का रोल जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये बता रहे हैं व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपने लोगों को वोट करा, वो लोग लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, वहाँ पे बैठे और आपके बिहाफ पे उन्होंने पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि कोई भी बिल आए उस पर आप खुद वोटिंग करोगे कि ये बिल पारित होना चाहिए, कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मोटा मोटी आप इसको ऐसे समझो। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, यू गिव वोट टू रिप्रेजेंटेटिव्स और फिर ये लोग वोट करेंगे कि कौन सी पॉलिसी इनिशिएटिव, कौन सा लॉ, कौन सा कानून, कौन सी पॉलिसी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ बिट डिफरेंट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यू योरसेल्फ, यू डू नॉट वोट फॉर एनीबडी एल्स, you do not vote for any representative, you are not voting for any MP or MLA, but you vote directly on the policy initiative, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हैं इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स बिफोर द लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ। ठीक है। सेकेंड इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस में ही फ्री एंड फेयरनेस खत्म हो गई, इलेक्शंस के टाइम पे ही आपने इक्वालिटी को मेंटेन नहीं करा, सबको इक्वल राइट नहीं दिया, तो आगे डेमोक्रेसी भी में भी इक्वालिटी ऑफ लॉ नहीं मेंटेन रह पाएगा। एंड नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी मेजॉरिटी का जो रूल होगा, ठीक है, वो पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल माना जाएगा। ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ representative democracy. I repeat it once again, equality of all the citizens before the law, free and fair elections होने चाहिए, principle of popular sovereignty which means majority rule being to carry out the political will of the people. एंड द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल लिबर्टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों के पास में दे आर फ्री टू इन्जॉय द फंडामेंटल लिबर्टी सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, मूवमेंट, थॉट। आर्टिकल 19 की जो फ्रीडम्स है उनकी बात कह रहे हैं कि आपके पास में फ्रीडम है, आप बहुत सारे लिबर्टीज़ को इन्जॉय करते हैं, आपके पास में पॉलिटिकल लिबर्टी है। जब आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो एक एक्चुअली डेमोक्रेसी हो पाएगी। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, और रूल ऑफ द पीपल कब हो पाएगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, जब आपकी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो। अगर आप मान लीजिए जैसे पहले की मूवीज़ में आता था कि गुंडे बंदूक की नोक पे कह रहे हैं चलो इसी पे ठप्पा लगेगा, तेरा ठप्पा लगा, तो इज़ दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इज़ दैट रूल ऑफ लॉ, इज़ हियर पीपल एंजॉइंग पॉलिटिकल लिबर्टी? आंसर इज नो। तो आप वो वाला सीन इमेजिन करो, वो पुराने ज़माने की पिक्चरों वाला, जब है ना गुंडे बंदूक लेके खड़े रहते थे और पूरा वो जो वोटिंग मशीनरी है, पूरा वोटिंग सिस्टम उसको हाईजैक कर लिया करते थे और फिर अपनी मर्ज़ी से सारे के सारे जो इलेक्शन कराने वाले लोग हैं उनसे पूरे बैलेट पेपर छीन लिए, या फिर अपनी मर्जी से कह रहे हैं चलो इस पे वो ठप्पा लगाओ, और बाहर से भी कोई आ रहा है उस पर भी कह रहे हैं इसी पे ठप्पा लगाओ। कई बार तो लोगों को मना ही कर दिया कि तुम सब अपने अपने घर जाओ, हम अपने आप कर देंगे वोटिंग। तो ये जो चीज़ें यही प्रूव करती है दैट दे डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल लिबर्टी। बट फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सर्टन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अमंग देम इज़ द रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड सच थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज इंडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेसी है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हमारे फेडरल यानी स्टेट में भी होते हैं और सेंटर में भी होते हैं, दोनों जगह फेडरल डेमोक्रेटिक हॉज हैं विच रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट इज हु? इलेक्टोरेट आर द वन, द पीपल, वी द पीपल, वी आर द इलेक्टोरेट जो हमारे विल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द MPs एंड द MLAs। हमारी डेमोक्रेसी के अंदर में, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में व्हाट आर द चैलेंजेस? सी, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग आइडियोलॉजिकल डिविजन्स अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड द सपोर्टर्स। दो अलग अलग, फॉर एग्जांपल आप मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीजिए अभी, ठीक है, आप वेस्ट बंगाल में ले लीजिए एक बार, ठीक है, ममता दीदी को ले लीजिए, एक आप ले लीजिए इधर यादव को यूपी में, अखिलेश यादव जी को यूपी में ले लीजिए,
उधर आप ले लीजिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी एंड दिस गांधी फैमिली, कांग्रेस को ले लीजिए, ठीक है। इधर आप ले लीजिए मोदी जी और अमित शाह को ले लीजिए, है ना, योगी, मोदी, योगी एंड अमित शाह, इनको ले लीजिए। तो सबकी आप आइडियोलॉजीज़ को जब आप देखेंगे ना, तो आप उनमें डिफ्रेंशिएट, केजरीवाल साहब को ले लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उनको ले लीजिए, तो आपको लगेगा कि इनके अंदर इनकी आइडियोलॉजीज़ जो हैं ये एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। जब आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं तो जनता के अंदर में भी एक डिवीजन क्रिएट होता है, आप समझ रहे हैं। एंड दिस इज़ बाउंड टू हैपन, क्योंकि जो कुछ ऊपर वाले लेवल पे होएगा वो नीचे जनता में रिफ्लेक्ट होएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कट्टर हूँ तो मेरे फॉलोअर्स भी कट्टर होंगे। अगर मैं किसी आइडियोलॉजी को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड हूँ तो मेरे फॉलोअर्स भी धीरे धीरे उस आइडियोलॉजी को लेकर के रिजिड हो जाएंगे, एंड दिस इज़ बाउंड टू हैपन। तो आइडियोलॉजिकल डिविजन्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और साथ में उनके सपोर्टर्स में भी होने लग गई है। सेकेंड, द स्पिरिट ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग इज़ अंडरमाइंड, जिसकी वजह से कोई भी डिबेट, अभी आपको पता होगा रिसेंटली 267 राज्यसभा के डिबेट को लेकर के बहुत बवाल हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें, कंसेंसस ही नहीं है आपस में, तो अगर आप डिबेटिंग करोगे भी, अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कंसेंसस नहीं है ना, तो रूलिंग और ऑपोजिशन के बीच में किसी चीज़ को लेकर अगर कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा है तो डिबेट नहीं होता, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन होती है। और डिबेट को आप जनरली अवॉइड करते हो कि क्या मतलब है, हम रूलिंग पार्टी हैं यार, हम ऑपोजिशन से पूछेंगे तो वो बीच में टांग ही गड़ाएंगे, हटाओ। जबकि डिबेट्स दे आर वेरी इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, दे आर वेरी इसेंशियल फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी रादर, ठीक है। करप्शन होने लग गया है गवर्नेंस के अंदर में, पर्सनल वैल्यूज़ कुछ रही नहीं है, जो मन में आए वो करो, बस पावर एंड पैसा, इनके लिए वर्क हो रहा है सारा। और अब इलेक्शंस के अंदर में भी मनी पावर का बहुत बड़ा रोल है। ये तो हम सब जानते हैं कि गांव के अंदर में तो एक एक पौवे को लेकर के, है ना, इतने रुपए देंगे और एक पौवा देंगे, 2 पौवा देंगे, 4 पौवा देंगे, इसमें वोटिंग का पूरा चुनावी माहौल बदल जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब अपनी कास्ट वालों को वोट देंगे। एंड इनइक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो लाख चाहें कि हम हमारे देश के लिए कुछ करना चाहें, बट दे कैन नॉट विन द इलेक्शन एटलीस्ट डायरेक्टली, है ना। वो आप, ठीक है, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नज़र में आ जाओ और फिर आपको, जैसे मनमोहन सिंह साहब को और हमारे अभी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन लोगों को आप राज्यसभा में डायरेक्ट लेकर के आ जाओ और इनकी जो बुद्धिमत्ता उसको यूज़ कर लो, वो ठीक है। बाकी अदरवाइज यू नीड टू हैव लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, पैसा होना चाहिए, ठीक है। इज़ हिंडरिंग द सिटीजन्स राइट्स टू एथिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हो रहे हैं, वन, ठीक है, कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हो पा रही है, आपस में विरोध बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और मनी पावर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस हो रही है, इनइक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट टू एथिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिल पा रहा है आम आदमी को। नेक्स्ट इज़ रिफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ाओ। ये जो कुछ लोग हैं ना, बस यही चुनाव लड़ते हैं, उससे बाहर आकर के एक आम आदमी तक चुनावों की पहुंच होनी चाहिए, है ना। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी टू फोस्टर ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि कोई भी जो लड़ना चाहे वो लड़ सकता है, जैसे कि ग्राम सभा इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे एवरीबडी इज़ अ पार्टिसिपेंट, है ना। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्राम सभा में एवरी विलेजर above the age of 18 years is a participant to ग्राम सभा. So that is it. Then you have the strengthening of federal democracy. मतलब जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं हम उनको भी एम्पावर करें ताकि अकाउंटेबिलिटी एक इंश्योर करी जा सके, और उसके अलावा सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर उस मैटर पे जो नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर हो, जैसे कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अबाउट पंचायत इन द म्यूनिसिपैलिटीज़. देन यू हैव नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस NLC. ये क्या है? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंदर 4000 MLA MP अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक रूफ के अंदर आते हैं. 3 दिन का बूट कैंपेन होता है. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज नोट्स अक्रॉस आइडियोलॉजिकल लाइंस. मतलब आपकी आइडियोलॉजी क्या है, एक दूसरे से बात करते हैं उसको लेकर के, केस स्टडीज़ को प्रेजेंट करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कि हमने ये केस स्टडी करी, इसमें हमने ऐसा ऐसा काम करा था. MPs MLAs अपनी अपनी चीज़ों को, है ना, MLAs और MLC सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में, भले किसी भी पार्टी के हों, वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं कि उन्होंने अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर में कैसे वर्क करा और कैसे किसी किसी प्रॉब्लम का सुधार करा. ठीक है. एक स्विट्ज़रलैंड का जो पॉलिसी बेस्ट प्रैक्टिस है, ये आप देखो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है स्पेशल फीचर ऑफ स्विस पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने अभी बताया था आपको.
and it is underpinned by two instruments. One is initiative and second is referendum. चार होते हैं ये, initiative, referendum, plebiscite and तो initiative जो है, initiative is to propose constitutional amendments और legislative enactment, मतलब हम जनता खुद एक initiative लेकर के आएगी कि आप एक इस तरह से चीज़ों को amend करो या ये वाला रूल लेकर के आओ, that is initiative. रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम मतलब पार्लियामेंट ने एक प्रपोजल रखा और उस पर हम खुद वोटिंग कर रहे हैं कि ये है. तो इनिशिएटिव मतलब हम एक प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं, डू इट दिस वे, और रेफरेंडम इज अदर वे अराउंड, मतलब वो एक प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं, वी आर वोटिंग ऑन इट. ठीक है, टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन डिसीजंस विच आर टेकन बाय द स्विस पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जो भी डिसीजन ले रही है उस पर व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द जनता, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द सिटीजन्स, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल, दैट इज रेफरेंडम. What is the way ahead? Explore the possibility of right to recall. जो नेता काम नहीं कर रहा है वापस बुलाओ उसको. Inefficient and the corrupt politicians. Strengthen the RTI. This is very important. जब तक, क्योंकि आप सरकारी ऑफिस में जाकर के देखना, वो आपको इन्फॉर्मेशन देने में हमेशा रिलक्टेंट होंगे, गोल गोल बातें करेंगे. तो RTI को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और विसल ब्लोवर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. यानी जो लोग अंदर के करप्ट सिस्टम को बाहर लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं कि वो सड़क पर जा रहे हैं और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाए, ये सब चीज़ें. और एंड दिस हैपन्स एवरी टाइम, दिस हैपन्स. तो इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो ताकि गवर्नेंस इम्प्रूव हो. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, जितना काम ऑनलाइन होगा, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि जब से GST आया है, थिंग्स हैव बिकम वेरी मच ट्रांसपेरेंट इवन फॉर द डीलर. ठीक है ना. तो GST के अंदर में चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है ऑफिसर्स के लिए अपनी मन मर्जी चलाने का. जबकि ये सब कुछ वैट और वैट से पहले सेल्स टैक्स रिजीम में बहुत ज़्यादा था. इट वॉज नॉट दैट ट्रांसपेरेंट बिकॉज एवरीथिंग वॉज नॉट ऑनलाइन, इट वॉज इन द फाइल्स. नाउ ऑल्सो इट इज़ इन द फाइल्स बट द फाइल्स आर ऑनलाइन. ठीक है. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द गवर्नेंस व्हेन थिंग्स गो ऑनलाइन, when there is transparency. Transparency promotes accountability. Information promotes accountability. So these are the things that should be present for effective governance. Next is here. We have the next is, okay, they say that we have 60% internet penetration in India and there are around 600 million smartphone users. So the legislator, that is all the MLAs, they have an opportunity to reach out to the electorates. Why don't you reach out to them? And the conclusion is that citizens have a very important role in the representative democracy as they exercise their rights and freedoms and benefit from the democratic setup of the country. So this question is more of a mains type of question, and you may not get a question of this sort maybe on prelims. However, they can ask you conceptual questions, but about representative democracy and direct democracy, है ना, about the initiatives of direct democracy. But more of it is for the mains perspective. Here they have given a UPSC 2017 question, and the question is to enhance the equality of democracy. डेमोक्रेसी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful? This is a very factual question. आपको exactly पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने 2016 के अंदर में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बोले थे उसमें उन्होंने क्या क्या बोला. What all things are to be done, चाहे वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट से रिलेटेड हो, तो जो कुछ भी उन्होंने चेंजेस करे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको यहाँ पे रेप्लिकेट करनी है. प्लस आप एक दो सजेशंस अपने लास्ट में दे सकते हो एंड देन यू कैन कंक्लूड. ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन कि आपको लेटेस्ट डेटा पता है कि नहीं पता है. चलिए आगे चलते हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन सेक्टर. एजुकेशन सेक्टर में अभी बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है. सो फ्रॉम अ न्यू पॉलिसी दैट आउटलाइंस द एजुकेशन रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स टू स्वीपिंग चेंजेस इन द स्कूल टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज़्यादा चेंज करे जा रहे हैं. उसके अलावा बहुत सारे हायर एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उनको ओपन करा जा रहा है. फॉरेन प्लेयर्स को अंदर लेकर आया जा रहा है कि आप आओ यहाँ पर और आप अपने लेवल की एजुकेशन, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पे पढ़ाई करवाएं. तो इस तरह से हम कुछ चाह रहे हैं कि हमारी यहाँ की जो एजुकेशन है वो ज़्यादा बेटर हो, हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा इम्प्रूव हो. इसमें एक जो चीज़ है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 के अंदर में आई थी. ये एक पॉलिसी है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और इसके अंदर बहुत सारे सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स करे गए थे जो 2040 तक इन अ फेज्ड मैनर इम्प्लीमेंट होने, एक झटके में नहीं होने. 2020 तक इनको लेकर के आना है.
तो अभी इंडिया हैज़ हैड 3 पॉलिसीज़ टू डेट, ठीक है। और इसमें NEP ने बोला है कि कुछ वाइटल शिफ्ट्स करें, दैट इज़ फॉर क्रिएटिंग अ सिस्टम इन विच चिल्ड्रन नॉट ओनली लर्न बट मोर इम्पॉर्टेंटली दे लर्न हाउ टू लर्न। मतलब आप सिर्फ उनको ये मत पढ़ाओ मत, बल्कि उनको ये बताओ कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। टू वन इन विच pedagogy must evolve to make education more experimental, inquiry driven। जो आपका पढ़ाई का प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, उसमें लोग क्वेश्चंस पूछें और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड देयर इज़ नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। तो अब तो इस तरह का भी कुछ प्रपोज करा गया है कि आप एक सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ले सकते हो, क्योंकि आपको हिस्ट्री पसंद है फॉर एग्जांपल, या आपको ज्योग्राफी पसंद है, तो आपने ज्योग्राफी ली। उसके साथ में आपको मान लीजिए कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, तो आपने एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ले लिया, या फिर अपने अकाउंटेंसी ले ली, या बिजनेस स्टडीज़ ले लिया, और उधर आपने साइंस के अंदर में से बायो ले लिया। तो आपका एक पूल ऑफ, मतलब एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं रहेगा साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाइए और उसकी पढ़ाई करिए। ये किसने बोला? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोला। इसके अलावा हमारे यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपको पता है टेक्स्ट बुक्स जितने भी NCERTs जो हैं, है ना, इन सब का क्या रिविज़न करा जाएगा, इनको वापस से पढ़ा जाएगा और पूरा चेंज उसको करा जाएगा। पूरा जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जो हटाना है, जो नया ऐड करना है, या जो भी उसमें अमेंडमेंट्स करना है, वो सब कुछ करे जाएंगे अंडर दिस NCF। और इसकी जो की रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि कंडक्टिंग द बोर्ड एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने चाहिए। उसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए क्लास 12th के स्टूडेंट्स के अंदर में, और साथ में उनको एक फ्रीडम दी जानी चाहिए, वही जो NEP ने बोली थी कि वो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इन अ कॉम्बिनेशन दे कैन परस्यू। और इसका एम जो है वो ये है कि रिजिड बाउंड्री जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच में 11th और 12th में सारे बोर्ड्स का क्रॉस होती हैं, आप उनको रिमूव कर सको। द थर्ड इज़ टेक्स्ट बुक्स। मैंने आपको भी बोला कि NCERT है, इसको रिवाइज करा जा रहा है। द एपेक्स बॉडी एडवाइसिंग द सेंटर ऑन स्कूल एजुकेशन हैज़ 3 राउंड्स ऑफ रिविजन इन स्कूल टेक्स्ट बुक। 3 बार इनका रिविजन करा जाएगा, 3 राउंड्स में इनका रिविजन करा जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को हम हमारे यहाँ पे बुला सकते हैं। तो UGC इज गिविंग फाइनल टचेस टू रेगुलेशन दैट वुड अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू स्टैब्लिश कैंपसेस। दे विल कम हियर, दे विल स्टैब्लिश कैंपसेस, और वो हमारे को, उनको हमने पूरी लिबर्टी दी। अपनी मर्जी आए वो आप फीस रखो, अपनी मर्जी आए वो आपका एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, आपकी जो मर्जी आए आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फैकल्टी जो है उसको बाहर से बुला सकते हो, आप यहाँ से रिक्रूट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आप बस हमारे बच्चों को एजुकेशन जो दो ना, वो क्वालिटी एजुकेशन दो। तो हमने फ़ॉरेन, उसके लिए भी हम फाइनल टच कर रहे हैं कि क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उनको प्रिविलेजेस दिए जाने चाहिए, कितना रिस्ट्रिक्ट करना है, फिर मतलब जो भी होगा। लेकिन वी आर ट्राइंग टू गिव देम एन ऑटोनॉमी कि आप जैसे बाहर रन करते हो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, वैसे ही अब यहाँ पे भी रन करो, ठीक है। दूसरा, न्यू इंस्टीट्यूशंस एनहांस्ड कैपेसिटी, मतलब कुछ नए सेंट्रली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि देखिए 7 IIT, 7 IIM, 16 ट्रिपल IITs एंड 15 एम्स of which 12 are partially or fully functional to be set up in last 9 years। मतलब नए सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे क्वालिटी एजुकेशंस और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश करे जाएं। EWS कोटा भी इसमें दिया जाएगा। फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि एक सुपर न्यूमेररी सीट्स हैं, ये इंट्रोड्यूस करी गई हैं इन द IITs एंड द NITs इन 2018, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं, मतलब आपने कुछ सीट्स रिजर्व रखी हैं महिलाओं के लिए, जिसकी वजह से फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 9% इन 2017 टू 20% इन 2022 एट IITs ओवर 5 years। तो अगले पिछले 5 सालों के अंदर में, मतलब 17 से लेकर 22 तक 9% महिलाएं जो IITs और NITs में आती थी। आपको पता ही इंजीनियरिंग ज़्यादा लड़के करते हैं, तो 9% महिलाएं जो इंजीनियरिंग करती थी उसके कंपैरिजन में अब दे आर 20% ऑफ द वुमेन हु आर और फीमेल्स, 20% गर्ल्स आर परस्यूइंग IITs and NITs। And there is a reduction in the gender disparity in higher education enrollment since 2014। 2014 के बाद में हायर एनरोलमेंट, मतलब कॉलेज एजुकेशन में जो लड़कियां कम जाती थी और पुरुष ज़्यादा जाते थे, मेल्स ज़्यादा जाते थे, उस डिस्पैरिटी में एक रिडक्शन आया है। अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन, और क्या क्या है? नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी को फेल वेल मत करो। कब तक? 1st से लेके 8th क्लास तक, ठीक है। ये पहले हुआ करता था, इसको स्क्रैप कर दिया गया है, मतलब अब हटा दिया गया है, अब आपको फेल किया जा सकता है, ठीक है। अ सिंगल एजेंसी टू कंडक्ट ऑल एंट्रेंस टेस्ट टू हायर एजुकेशन,
हर स्कूल अपना अपना टेस्ट लेता है। ऐसा करने के बजाय जैसे आप एक सिंगल बॉडी है, उसने टेस्ट ले लिया है ना, जैसे अपने इसमें होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, है ना, फिर आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो सब अपना अपना मतलब एक कॉमन ले लो और उसी के अकॉर्डिंग फिर पूरे देश के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर में हायर एजुकेशन में आप वो कर दो, और उसके लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी एंड यू विल बी अलॉटेड सीट्स और कॉलेजेस एज पर योर रैंक्स। ठीक है। टू एंड द इंस्पेक्टर राज एंड ऑल द लॉबीज़, ठीक है, जैसे मेडिकल एजुकेशन बॉडी जो है उन्होंने मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था, इसे बाद में डिसॉल्व कर दिया गया था क्योंकि इसमें इतना करप्शन होने लग गया था एंड देयर वर सो मेनी problems that were associated with it and it was replaced with National Medical Commission। मतलब एक बॉडी हटाई, उसकी जगह दूसरी बॉडी बनाई क्योंकि पहली बॉडी करप्ट हो गई है। However, I personally I don't understand कि how the things change, क्योंकि लोग वही हैं, काम करने वाले वही हैं, बस नाम बदल दिया, थोड़ा सा कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज कर दिया। यू नीड टू मेक थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट। सो चलो जो भी है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी दैट इज़ हेफा, ये 2017 के अंदर बनाई गई थी टू लेवरेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म्स लोन उठाएगी हेफा ताकि एजुकेशन सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से बनाया जा सके। मार्केट से लोन उठाए जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स पेंडिंग है, जैसे अभी हमने बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। उसके अलावा वेकेंट फैकल्टी एंड लीडरशिप पोजीशन, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे टीचर्स और उनकी पोजीशंस खाली पड़ी हैं अभी भी। तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो नहीं हो पा रहा है ना। उसके अलावा है नेशनल रिसर्च फोरम एनआरएफ जो है इसका है कि इसका काम जो था वो था कि टू इंसेंटिवाइज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के बीच में जो रिसर्च है उसको हम लिंक करेंगे और उसको इंसेंटिवाइज करेंगे। ये भी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाई है और 2021 तक। तो फिर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका एम था कि यूजीसी और एआईसीटीई को रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह अब आ जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जबकि अनाउंस करा था उस बात को 5 साल हो चुके हैं। देन यू हैव डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी है ना, ये पिछले साल अनाउंस किया गया था लेकिन ये भी अभी तक बनाई नहीं गई है। तो दैट इज़ इट। अब आगे देखते हैं प्रीलिम्स के अंदर में एजुकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2018 के अंदर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन द स्टेट। अ पर्सन, मतलब स्टेट के अंदर आपको टीचर के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। अ पर्सन शुड बी रिक्वायर्ड टू पजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कंसर्न्ड स्टेट काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर बनना है तो यहाँ वाले लोग जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बताएंगे वो आपके पास होना चाहिए। क्या ये बात सही है? नंबर 2, एज पर द आरटीई एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस, आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत अगर आपको प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाना है, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास द टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। ये जिन लोगों ने ना टीचर वाला वो बीएड एंड एवरीथिंग करा हुआ होगा उनके लिए तो बड़ा इजी क्वेश्चन होगा। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? तो पहले ऐसे ऑप्शन आते थे, अब ऐसे ऑप्शंस नहीं आते हैं। अब जो ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो अभी जो आंसर होता है ना वो होता ओनली 1, दैट इज़ ओनली दिस वन इज़ द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। एज पर द आरटीई एक्ट द टीचिंग फॉर टीचिंग द प्राइमरी क्लासेस, मतलब प्राइमरी वाले 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टेट का एग्जाम है जिसको पास करना पड़ता है इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और देखो डेटा वाला डेटा तो पूरा गलत ही होता है हमेशा। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली, आपको कैसे पता कि 90% टीचर एजुकेशन है भाई? 89 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, एग्जैक्टली 90 राउंड फिगर के अंदर में 90%। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, डेटा है इसके अंदर में, है ना। तो आगे चलते हैं। एक मेंस का क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिए एजुकेशन से रिलेटेड। द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इट रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट्स टू मेक इट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। डू यू थिंक दैट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसको अभी हम प्रमोट कर रहे हैं, it would improve the quality of technical and higher education in the country? Discuss.
देखो इसके है ना आपको प्लस, इस पे बहुत डिस्कशन एंड डिबेट हुआ था जब ये बात बोली गई थी कि फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आएंगे, और इसके बहुत सारे प्लस और माइनस बताए गए थे। प्लस ये बताया गया था हाँ वो अपने साथ में अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स, अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लेकर के आएंगे, उनकी फैकल्टीज़ जैसे वहाँ पढ़ाती हैं वैसे वो यहाँ पर आकर के पढ़ाएंगी। अगर वो गेस्ट फैकल्टीज़ के तौर पर जब यहाँ पर आएंगे, मान लीजिए जो आपकी रिनाउंड फैकल्टीज़ हैं वो आपके मेन ऑक्सफोर्ड में ही रहते हैं, लेकिन एक ऑक्सफोर्ड यहाँ खुलता है, एक कैम्ब्रिज यहाँ खुलता है, एक हार्वर्ड यहाँ खुलता है, तो जब वहाँ से वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ की जो फैकल्टीज़ उनको टीच करेंगे, या हो सकता है कुछ एक उनकी खास फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ आ जाएँ, तो हमारे पास में एक एजुकेशन डेवलपमेंट हमारा होगा, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें कुछ चेंज होगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोला था कि इट मे नॉट लीड टू दैट, बिकॉज आप उनको ऑटोनॉमी दोगे और उनको लगे कि अपने को यहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं करना है, बट इट इज़ अ ह्यूज पूल ऑफ पॉपुलेशन और अपने को यहाँ से सिर्फ पैसा लूट करके लेकर के जाना है, तो दे मे कम हियर एंड दे मे नॉट गिव द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज दे आर गिविंग इन देयर पेरेंट कंट्री। ऑक्सफोर्ड जो वहाँ पे लंदन में दे रहा है वैसा वो यहाँ पे ना दे हमें एजुकेशन। तो इस तरह की चीज़ें बोली गई थी, तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड व्यू। आपको ये दोनों ही व्यूज़ इसे आंसर में शामिल करने हैं, तो इसमें जब डिस्कस करने को बात करी गई है तो हम दोनों तरह की बातों को बोलेंगे और फिर उस पर डिस्कशन दे करके ये बोलेंगे कि हम उनके ऊपर कुछ सेट क्राइटेरियाज तो लगाएं कि आपको इस लेवल का एजुकेशन तो देना ही पड़ेगा। अगर हम आपको फीस में ऑटोनॉमी दे रहे हैं, हम आपको फैकल्टीज़ में ऑटोनॉमी दे रहे हैं कि अपनी मर्जी हो उसको आप अपॉइंट करो, हमारे यहाँ से आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बाहर से बुला लो, अपनी फैकल्टीज़ को बुला लो। जब हम आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, इतनी आपको फ्रीडम दे रहे हैं, तो वी वॉन्ट सम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज यू गिव इट इन योर कंट्री, जिसकी वजह से आपका नाम है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अगर अपन एक वो बनाए तो इस तरह का आप एक डिस्कशन लीजिए और इस तरह का कंक्लूजन दीजिए और फिर इस आंसर को कंक्लूड करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यूएसए इज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। यूएसए इज वेरी मच active nowadays in the Indo-Pacific region. तो the geopolitical turmoil, just a minute, हाँ, the geopolitical turmoil in Asia as a result of China's rise, चाइना ने सबकी नाक में दम कर रखा है। मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है, आप लोग प्लीज़ उसको जाइए और देखिए। चाइना के ऊपर एक वीडियो है जिसमें चाइना इस पूरे एरिया के अंदर में इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Myanmar, the ASEAN nations and everybody. Some are favoring China, while majority of them do not favor China. Philippines के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडोनेशिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, एवरीबडी इन द साउथ चाइना सी उनके सबके साथ में कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ दैट 9 लाइन। तो चाइना का जो राइज है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टर्मोइल है। और इसी बैकग्राउंड में फॉर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स डिस्कशन विद द यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द फॉर्मर यूएस स्टेट विजिट, जब हमारे पीएम हमारे मोदी जी जब यूएस गए तो वहाँ पर हमने उनके प्रेसिडेंट बाइडेन से कुछ डिस्कशन करा इन रिगार्डिंग टू एवरीथिंग जो अभी इंडो पैसिफिक में चल रहा है। नाउ यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट, सी द 20th एडिशन ऑफ द एनुअल द शांग्री-ला डायलॉग जो सिंगापुर में होता है, इट हाईलाइटेड द डीपनिंग टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2002. The SLD, that is the Shangri-La Dialogue, it has become the premium forum where the defense ministers of the Asia gather to publicly articulate their positions on regional security. यहाँ सारे डिफेंस मिनिस्टर्स जाते हैं हमारे एशिया के और अपनी रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बातें करते हैं। तो एशिया के जब वो लोग जाते हैं और वहाँ पर जब अमेरिका के और चाइना के लोग आपस में भिड़ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आइडियोलॉजिकल चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है? डिस्पाइट द कंटिन्यूइंग क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, आप जानते हो मिडल ईस्ट में क्राइसिस है, मिडल ईस्ट इज़ ऑलवेज अ वेरी फ्रेजाइल एरिया। ठीक है, अ मेजर वॉर इन यूरोप, रशिया एंड यूक्रेन, वॉशिंगटन हैज़ रिपीटेडली रीअफर्म्ड दैट द इंडो पैसिफिक रिमेन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अमेरिका के लिए प्रायोरिटी ना यूक्रेन है, ना रशिया है, ना और कोई जगह है, ना मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट से तो उसने टांग ही खींच ली है पूरी, अफ़गानिस्तान से वो चले गए हैं, सऊदी अरेबिया को छोड़ ही दिया है। तो अब उनकी जो प्रायोरिटी है जिसको वो डील कर रहे हैं दैट इज़ इंडो पैसिफिक। तो रिमूविंग द एशियन फियर बाय एक्सप्लिसिटली चैलेंजिंग चाइनाज क्लेम टू रीजनल हेजेमनी हैज़ बीन एट द कोर ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। मतलब मुंह पे हम इम्प्लिसिट नहीं बोल रहे, डायरेक्ट बोल रहे हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट चैलेंज कि आप जो अपनी रीजनल हेजेमनी इस एरिया में असर्टेन कर रहे हो मिस्टर चाइना, दैट इज़ रॉन्ग और दैट इज़ द कोर ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, जैसे ताइवान के अंदर में अभी अमेरिका के जो प्रीमियर आए थे, जो मैडम आए थे, आपको पता होगा उस बात का,
तो वो क्या है, दैट इज़ अ डायरेक्ट चैलेंज टू चाइना दैट वी डो नॉट एक्सेप्ट योर पॉलिसीज. चाइना लाख मना करता रहेगा, नहीं आओगे नहीं आओगे, बट व्हाट हैपेंड, नथिंग हैपेंड. This is the Indo-Pacific region. This is given in the map. I hope you can understand. So it includes here the Indian Ocean. You know, this is the Indian Ocean. This is the Indian Ocean here, and this is the Pacific Ocean. So combinedly, मतलब together they are known as Indo-Pacific. This area. So this is the Indo-Pacific area. क्या अप्रोच रखता है यूएसए टुवर्ड्स चाइना? नेशनल एक्शंस इंक्लूड मेजर्स टू कंट्रोल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट टू चाइना. चाइना को नई नई टेक्नोलॉजी दो ही मत, ताकि उनकी जो मिलिट्री जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए, और साथ में ये ताइवान को भी मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं. मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं दो चाइना को, नई टेक्नोलॉजी मत दो. सेकेंड, कोलिशन करो, जैसे कि हमने क्वाड करा था, यूके के साथ में करा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में करा है, न्यूजीलैंड के साथ में करा है, कनाडा के साथ में करा है. दे एक ग्रैंड रीजनल कोलिशन, सब लोग मिल जाओ अगेंस्ट चाइना, ये वो करते हैं. तो पहला, उनको टेक्नोलॉजी मत दो, मतलब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट टू चाइना दैट शुड बी रेगुलेटेड. सेकेंड, कोलिशन, मिल करके फाइट करेंगे चाइना को. ऑन द अदर हैंड, द यूएस इज रिज्यूमिंग हाई लेवल टॉक्स ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू प्रिवेंट टेंशंस फ्रॉम एस्केलेटिंग. मतलब वो ये सब कुछ तो कर ही रहा है कि कोलिशन कर रहा है, अंदर ही अंदर सब गुटबाजी हो रही है, लेकिन साथ के साथ में बातें भी कर रहे हैं कि टेंशन इतनी भी एस्केलेट नहीं हो जाए कि अभी वॉर हो जाए. तो दे आर इंगेजिंग इन टॉक्स ऑल्सो. चाइना की पोजीशन क्या है? चाइना इज़ अनविलिंग, उसको कोई लेना देना नहीं है कि यूएस जो है उसकी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है कि तुम 9 लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये वो. चाइना डज नॉट एग्री टू एनी ऑफ दीज थिंग्स, एंड इट सीज यूएसए's persistent कॉल फॉर अ हाई लेवल डायलॉग एज अ ट्रैप. कि तुम बार बार जो हमें बात करने के लिए बुला रहे हो ना, यू आर ट्राइंग टू ट्रैप अस. चाइना क्रिटिसाइजेस द रिसर्जेंट कोल्ड वॉर मेंटालिटी, कि तुम्हारी मेंटालिटी भी तक बदली नहीं है अमेरिका वासियों. दैट इज हु सेइंग, चाइना इज सेइंग कि पहले तुम रशिया के साथ में ऐसा करते थे, कोल्ड वॉर टाइप की चीज़ें, अब तुम मेरे साथ में यही कोल्ड वॉर कर रहे हो. एंड डिमांड्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, शुड प्रिवेल. और ये बुलिंग और हेजेमनी दिखाना तुम्हारी बंद करो. अमेरिका, स्टॉप दिस. दिस इज़ व्हाट चाइना इज थिंकिंग. मतलब योर डायलॉग बाजी इज़ अ ट्रैप. तुम है ना कोल्ड वॉर में एंगेज हो रहे हो, तुम गुटबाजी कर रहे हो, तुम मेरे अगेंस्ट में लोगों को जोड़ रहे हो, तो यू आर एंगेजिंग समवेयर. मतलब डायरेक्ट वॉर तो नहीं हो रहा, लेकिन कोल्ड वॉर में यही तो होता था. कोल्ड वॉर में और क्या था? नाटो बन गया, गुटबाजी हो गई, वॉर्सो पैक्ट हो गया, गुटबाजी हो गई. सो दिस ग्रुपिज्म है ना, दिस टाइप ऑफ ग्रुपिज्म, दिस टाइप ऑफ thing that is the same as you did in the Cold War era, and that is what the China argues. What are the Asian countries stand? Asian countries क्या कहते हैं ये देखते हैं. China has been grabbing disputed territories from its neighbors. आपको पता है सारे, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखना, आपको बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स दिखाए जाएंगे, स्पार्टले आइलैंड, शनकाकू आइलैंड्स, जो कि इतने ज़्यादा डिस्प्यूटेड हैं. मतलब इतने सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे which are disputed between China and its various neighbors. And many Asian nations have stepped up political and military engagements like the Quad, the AUKUS, the trilateral coordination with Seoul and Tokyo, South Korea and Japan. The local Quad, that is Australia, Japan, Philippines. एक local Quad भी बन गया है जिसके अंदर ये 3 लोग हैं. With the US despite Chinese warning. मतलब चाइना ने वार्निंग दी कि तुम इतनी ज़्यादा ये ग्रुपिज्म मत करो, लेकिन फिर भी बन गया. आपका काम ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि क्वाड जो है इसके अंदर में जो 4 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो ऑकस है इसका फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, इसमें 3 मेंबर्स हैं, इसमें 4 हैं. ठीक है, इन चारों के और तीनों के नाम बताओगे आप. लोकल क्वाड का इन्होंने बताई दिया, इट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, येस देयर इज रिलक्टेंस इन द रीजन्स टू जियोपार्डाइज द डीप इकोनॉमिक रिलेशंस विद बीजिंग एंड अ डेलिबरेट एफर्ट टू अवॉइड पॉलिटिकली ऑफेंडिंग चाइना. कोई भी डायरेक्टली चाइना को ऑफेंड नहीं करना चाहता. फिलीपींस के साथ में भी अभी इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बीच में, अभी थोड़े ही टाइम पहले, जब है ना इनके कुछ उनके जो शिप था जो सप्लाईज लेकर के जा रहा था उनके एक आइलैंड तक, उन पे इन्होंने वाटर कैनन से वार कर दिया था, अटैक कर दिया था. तो उनका वो जो शिप है वो सप्लाईज लेकर के नहीं जा पाया फिलीपींस का. लेकिन फिर भी फिलीपींस ने एक स्टैंड लिया कि नहीं, हम मानते हैं कि हमारे बीच में और चाइना के बीच में कुछ कुछ डिस्प्यूट्स हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने चाइना के साथ में जो बहुत सारी चीज़ों में हम कोऑर्डिनेट करते हैं हम उसे ख़त्म कर देंगे. तो दे आर रिलक्टेंट, दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग मेंशन्ड हियर, एंड यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ फिलीपींस हियर.
कि कोई भी डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहता हूँ। सबको ऐसा लगता है कि ठीक है हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं लेकिन एकदम लड़ाई कर दें, ऐसा नहीं। इंडिया एंड जापान इन यूएसए स्ट्रैटेजी टू कंटेन चाइना। देखते हैं इंडिया का क्या रोल है, जापान का क्या रोल है किसमें, इस यूएसए की स्ट्रैटेजी में टू कंटेन चाइना अगेंस्ट चाइना। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये जो अमेरिका है ये जापान को भी इनकरेज कर रहा है काय का, कि आप अपनी मिलिट्री को एनहांस करो, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करो। साउथ कोरिया को ये कह रहे हैं कि आप अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ करो, है ना। और मनीला फिलीपींस, इनको अपन कह रहे हैं कि इनके साथ में मिलिट्री पार्टनरशिप को हम स्ट्रॉन्ग यूएसए स्ट्रेंथन अप कर रहा है। और सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इंडोनेशिया, इसको भी इन्हांस करा जा रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज़ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर, यूएस से जो है वो हमारे साथ में एक स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है जो उनकी हाई प्रायोरिटी एरिया है। एंड द शेयर्ड इंटरेस्ट इन स्टेबलाइजिंग द आशियान बैलेंस ऑफ पावर, हम एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि चाइना अकेला जो है वो अपने आप को बिल्कुल हेजेमन हो जाए, ठीक है। तो हम इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप जैसी चीज़ों में एंगेज हो रहे हैं, हम टॉक्स कर रहे हैं विच आर सिग्निफिकेंट फॉर बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक साथ में प्रोडक्शन करेंगे डिफेंस के मटेरियल का, डिफेंस इक्विपमेंट्स का, और ये सब कुछ हम कर रहे हैं। तो चाइना के साथ में आप इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो कि जापान को भी एंगेज कर रहे हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़वा रहे हैं। साउथ कोरिया के साथ में हम एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, वन हम मनीला के साथ में कर रहे हैं, हम इंडोनेशिया के साथ में, हम मतलब अमेरिका इनको भी एंगेज कर रहा है। उसके अलावा इंडिया जो है इसके साथ में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी जा रही है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप करी जा रही है एंड बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशंस जो है इसके लिए इनको एलिवेट करा जा रहा है, इसके लिए बातें करी जा रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करे जा रहे हैं और जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस भी between India and America is being done. What is the conclusion? This is the conclusion that you can write when you're writing from mains, that United States of America's recent approach towards China is seen as an attempt to reverse the dominant perception that China's domination of China is inevitable. ये जो चाइना मानता है कि मेरा डोमिनेशन इनएविटेबल है तो होके रहेगा, एंड अमेरिकाज रिट्रीट इज इरिवर्सिबल, अमेरिका जो चला गया वापस नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू एशिया वेयर अ यूएस लेड कोलिशन विल बी द रियल हेजेमॉन, मतलब हम जो कोलिशन कर रहे हैं अलग अलग नेशंस के साथ में, अलग अलग ग्रुप्स के साथ में, वो हेजेमन रहेगा, चाइना नहीं रहेगा। दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल। तो 2021 के अंदर में ही अभी रिसेंटली देखिए 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, उसकी तो एग्जिस्टेंस पे ही थ्रेट है कि भैया आप तुम उतने पावरफुल रहे भी हो कि नहीं रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ चाइना, दैट इज़ मच मोर चैलेंजिंग, चाइना इज़ मोर चैलेंजिंग ऑफ कोर्स देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, जो पहले आप जिससे लड़ रहे थे ना यूएसएसआर से कोल्ड वॉर एरा में, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है चाइना। यूएसएसआर इतना चैलेंजिंग नहीं था, तो उसके केस में इसको आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है इन कंटेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। तो हल्का सा कोल्ड वॉर का 2 लाइन में बता के करके कि उस टाइम पे भी इस तरह का कोल्ड वॉर चला था, बट चाइना इज़ मोर डोमिनेटिंग, इट इज़ मोर हेजेमन, इट इज़ मोर एक्सपेंशनिस्ट, और इसको कंटेन करने के लिए चाइना ने अपने एग्जिस्टेंस को, अमेरिका ने अपने एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए वो सब आप मेंशन करो और इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन ऑन यूएस चाइना, चलिए, थॉ एंड यूएस चाइना टाइज एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। आइए, इंडिया एंड द यूएस आर कंसिडरिंग बिल्डिंग देयर रिलेशनशिप्स इन लाइट ऑफ ग्रेटर अलाइनमेंट इन एशिया एंड इंडो पैसिफिक, तो हम हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। राइज इन चाइनाज असर्टिवनेस, चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया, नो डाउट, ठीक है। चाइना हैज़ बीन ग्रैबिंग डिस्प्यूटेड टेरिटरीज फ्रॉम इट्स नेबर्स, हाउएवर देयर इज़ रिलक्टेंस इन द रीजन टू जियोपार्डाइज द डीप इकोनॉमिक रिलेशंस। अभी बात करी ये तो ग्रैब कर रहा है इनकी टेरिटरीज़ को, लेकिन फिर भी कोई उनके साथ में डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना चाहता विद द बीजिंग एंड अवॉइड पॉलिटिकली ऑफेंडिंग चाइना। हम पॉलिटिकली ये बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनके जो नेबर्स हैं, ये चाइना को पॉलिटिकली ऑफेंड करने से, डायरेक्ट इसके से पंगा लेने से, अगर आम भाषा में बोलें तो ये डरते हैं कहीं ना कहीं। यूएस से चाइना कॉन्फ्लिक्ट डरते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा करना कोई कायरता की निशानी है, आपको ऐसा मैनेज करना पड़ता है क्योंकि वॉर इज़ अ लूज लूज सिचुएशन, उसमें किसी का बेनिफिट नहीं होता। तो यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करते हैं, द 20th एडिशन ऑफ द सांग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर के अंदर में हुआ था, उसमें ये हमने अभी पढ़ा है,
इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो हमें पता चला कि इनके बीच में जो टेंशन्स है वो काफ़ी डीप है। यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है? ये हाईएस्ट प्रायोरिटी की चीज़ है और आशियान फियर को ये रिमूव करना चाहता है, अपनी हेजेमनी को बनाना चाहता है और ये चैलेंज कर रहा है, एक्सप्लिकली चैलेंज कर रहा है चाइना को। ये एकदम सेम चीज़ें जो अपन ने अभी पढ़ी हैं। यूएसए की क्या अप्रोच है चाइना की तरफ? वही कंट्रोल कर दो टेक्नोलॉजी को और मोबिलाइजेशन ऑफ अ कोलिशन, एक कोलिशन बनाया जाना चाहिए सबके संग में मिल करके, और सब मिल करके चाइना को कर्टेल करने की कोशिश करें इस एरिया में, इंडो पैसिफिक में। यूएसए की अप्रोच में कुछ चेंज हुए हैं। देखो G7 की जो मीटिंग हुई थी हिरोशिमा के अंदर में, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि चेंज ऑफ अप्रोच बाय यूजिंग द वर्ड डी रिस्क फॉर द इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद चाइना इंस्टेड ऑफ मोर कम्बैटिव डी कपल। मतलब डी रिस्क वर्ड जो है ना उसको हटा करके डी कपल वर्ड को हटा करके डी रिस्क वर्ड को यूज़ किया जाना चाहिए। सजेस्ट अ चेंज इन अप्रोच बाय यूजिंग द वर्ड डी रिस्क, ठीक है, और ताकि हमारा अमेरिका का भी चाइना के साथ में एक बेटर इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो चलता रहे। अमेरिका इज़ ऑल्सो रिज्यूमिंग हाई लेवल टॉक्स, किस बात को लेकर के? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि अरे हम पे भरोसा करो चाइना वालों, हम अमेरिका वाले हैं, हम भरोसे के लायक हैं ताकि टेंशन एस्केलेट ना हो। तो क्यों चेंज कर रहा है अमेरिका अपना अप्रोच, क्यों सॉफ्ट हो रहा है चाइना के प्रति हल्का हल्का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक एंगेजमेंट। देखो चाइना जो है ना, आपको पता होगा एप्पल के आईफोन भी बन रहे हैं तो वो असेंबल कहाँ होते हैं? चाइना में होते हैं, है ना। अब तो ठीक है इंडिया के अंदर में भी कुछ कुछ अपन बुला रहे हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो बनती हैं दे आर मेड इन चाइना। तो चाइना का जो इकोनॉमी है ना वो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड एवरीबडी वांट्स टू बेनिफिट, स्पेशली द बिजनेसमैन ऑफ अमेरिका, द यूरोप एंड द डेवलप्ड नेशंस, दे वांट टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस। तो सब लोग आते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं बिकॉज इट इज़ प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट चाइना अमेरिका अपना बंद नहीं करना चाहता चाइना के साथ में, इसलिए उन्होंने ये अपनी जो अप्रोच है इसमें चेंज करने की कोशिश, अपनी अप्रोच में चेंज करा है। बायलेटरल ट्रेड जो है इनका आप देखो कितना है, $700 बिलियन इन 2022, दोनों आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे यूएसए का जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा है चाइना से, फ्रॉम चाइना देन एनी अदर कंट्री। मतलब बाकी कोई कंट्री इतना इम्पोर्ट नहीं करती जितना अमेरिका इम्पोर्ट करता है चाइना से। तो चाइनीज़ गुड सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? अमेरिका में जाते हैं। और अमेरिकन कंपनीज़, अभी मैंने आपको बताया, ये चाइना को एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानते हैं, वहीं जाके चीज़ें असेंबल होती है, वहीं जाके लोग अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं। चाइना का सस्पेशन क्या है? चाइना इज़ अनविलिंग टू एक्सेप्ट, उसको तो चाइना को ज़रूरत नहीं है अमेरिका की, अमेरिका को ज़रूरत है चाइना की। तो चाइना इज़ अनविलिंग टू एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड सीज द अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर ऑल दीज डिस्कशंस डायलॉग्स एज अ ट्रैप। और चाइना क्रिटिसाइज़ करता है इनको कि तुम्हारी कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है, आप हमें जो बुली कर रहे हो और अपनी हेजेमनी दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसके बजाय थोड़ा हमारी रिस्पेक्ट करना सीखो तुम। और ये जो तुमने बनाया ना क्वाड, 4 देशों का मिल करके, इट इज़ अ मैकेनिज्म कि तुम हमें इंडो पैसिफिक में कर्टेल करना चाहते हो, इसलिए तुमने क्वाड बनाया, कोई इकोनॉमिक ग्रुपिंग नहीं है तुम्हारा। द करंट स्टेट ऑफ यूएस चाइना रिलेशन क्या है? कोल्ड वॉर स्टाइल डिटांटे एमर्ज बिटवीन टुडेज 2 सुपर पावर्स। हम देख सकते हैं ये चीज़ें, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। वही तरह से ग्रुपिंग हो रही है, अपने अपने पक्ष के जो देश हैं उनको मिला रहे हो। इससे है ना it reduced tensions and led to a period of cooperation between the then superpowers, even as proxy conflicts played out in their respective spheres of influence. तो ठीक है, अब इनसे कुछ कुछ चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं, नथिंग इम्पॉर्टेंट। वेयर डू अदर एशियन कंट्रीज स्टैंड? अब देखो बहुत सारी एशियन कंट्रीज, एशियन नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री इंगेजमेंट, जैसे कि ट्राइलेटरल कोऑर्डिनेशन विद सियोल, टोक्यो, लोकल क्वाड जो बना है, ये सब कुछ यूएस के साथ में करा है डिस्पाइट चाइनीज़ वार्निंग। चाइना वार्न करता रह गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अमेरिका के साथ में पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी करा है और मिलिट्री एंगेजमेंट भी करा है, ठीक है। जापान की अपन बात करें, फिर यहाँ पर साउथ कोरिया की अपन ने बात करी थी, अभी मनीला की अपन ने बात करी थी। इट इज़ ऑल द सेम, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। इंडोनेशिया, इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं तो वी हैव बस वेरी मच कम क्लोजर। इंडिया एम्ब्रेस ऑफ क्वाड, हमने क्वाड, वी आर अ मेंबर ऑफ क्वाड, और यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को भी हमने एम्ब्रेस करा है आफ्टर द डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2018। डोकलाम में जो इंडिया चाइना के बीच में प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद में हमने इनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करा, क्योंकि हमें लगा कि वी नीड द सपोर्ट, ताकि हमारे ऊपर चाइना कल को आकर के नहीं बैठ जाए। एंड द PLA's incursions into ईस्टर्न लद्दाख,
जब चाइना की आर्मी हमारे ईस्टर्न लद्दाख में आ गई थी 2020 में, तो हमको लगा कि वी वांट द हेल्प ऑफ अमेरिका, वी शुड कोऑपरेट विद अमेरिका. तो द शेयर्ड इंटरेस्ट इन स्टेबलाइजिंग द एशियन बैलेंस ऑफ, वी ऑल्सो वांट दिस बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन ऑफ एशिया. सो वी आर coordinating with America for that reason, and we are engaging into a strategic partnership also, in defense partnership also. We are following the bilateral defense cooperation also, technology transfers and joint defense industrial production में भी हम participate कर ही रहे हैं. How would an improvement in the US China relations play out for India? अगर इनके रिलेशन improve हो जाते हैं तो इंडिया के साथ में क्या हो सकता है? ठीक है ना? That is the question which they have given here. नाउ द आंसर इज इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव टू इंडियाज इंटरेस्ट. अगर दोनों मिल गए तो चाइना जब हमारे पर कुछ इंट्रूजन करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसे रोकने नहीं आएगा. ये सबसे बुरा सपना है हमारे लिए इन द ईयर्स टू कम. वुड बी द एमरजेंस ऑफ US चाइना G2 फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी. अगर ये दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों मिलकर ग्लोबल स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, तो ये इंडिया के लिए वर्स्ट नाइटमेयर होगा, एक बहुत डरावना सपना होगा. और इस सिचुएशन में चाइना को हमारे लिए कर्टेल करना एकदम इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा. कंक्लूजन क्या है? अमेरिका की जो रीसेंट अप्रोच टुवर्ड्स चाइना जो है, इसका ये अटैम्प्ट है एक नया एशिया बनाने की. हम काउंटर बैलेंस कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में. वी आर यूजिंग अमेरिका फॉर काउंटर बैलेंसिंग चाइना. इंडिया रिक्वायर्स अ काउंटर बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी अगेंस्ट चाइना, और इसके लिए वी आर कोऑपरेटिंग विद अमेरिका एंड बाकी नेशंस के साथ में ऑल्सो, एंड ऑल्सो मेंटेनिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड नेशनल इंटरेस्ट. हमारे नेशनल इंटरेस्ट का काम है जो हम कर रहे हैं. एक और लास्ट देख लेते हैं. WHO की जो रिपोर्ट है ऑन द हर घर जल प्रोग्राम, तो WHO ने एक रिपोर्ट हाईलाइट करी है कि क्या इम्पैक्ट हुआ इस प्रोग्राम का जो हमारे यहाँ पे चलाया गया. तो फोकस ऑफ द रिपोर्ट इज़ ऑन डायरियल डिजीज. आपको पता है पानी जब आप गंदा पीते हो तो उससे बच्चों को डायरिया हो जाता है. देयर आर मेनी डेथ्स. तो इट्स एज दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ओवरऑल डिजीज बर्डन रिलेटेड टू वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन. वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, इन तीन चीज़ों को मिला के अपन वॉश कहते हैं. वॉश इश्यूज़ जो होते हैं वो पानी जब गंदा आता है उसकी वजह से होते हैं. पानी, सैनिटेशन और हाइजीन, इन तीन चीज़ों की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं. तो पानी जब गंदा आता है उसकी वजह से डायरिया होता है. सैनिटेशन ढंग से नहीं होता उसकी वजह से भी डायरिया हो जाता है. बहुत सारी बीमारियाँ और भी हो जाती हैं, और हाइजीन इश्यूज़ भी होते हैं. तो हर घर जल प्रोग्राम जो चलाया गया तो उस पर एक रिपोर्ट दी है WHO ने. सबसे पहली बात, पाइप्ड वाटर कनेक्शन, मतलब नल लगाया जाएगा, आपके घर में पानी आएगा, नल से पानी आएगा. अगर आम भाषा में बोलें तो इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि ओवर 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स यानी 62% पीपल, अब उनको पाइप्ड वाटर कनेक्शन दिया गया है. और ये 2019 में सिर्फ 16% लोगों को मिलता था. तो पहले जो 16% को मिलता था वो 62% लोगों को मिलता था. 16% कब था? जब ये स्कीम लॉन्च करी गई थी उस टाइम पे. इसका इम्पैक्ट क्या है? नो प्रोग्राम हैज़ दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट जिसमें एक आम आदमी की ज़िंदगी को इतना इन्फ्लुएंस कराओ. पानी सबको चाहिए होता है. अगर घर में पानी आ रहा है और आपको बहुत दूर जा कर के मटकों से पानी भर भर के नहीं लेकर आना पड़ रहा है और आपको स्वच्छ ताज़ा पानी घर पे आ रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर टाइम. सेविंग होएगी आपकी हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होएगी, आपकी मेंटालिटी इम्पैक्ट नहीं होएगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्पैक्ट नहीं होएगी. तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम. द नेक्स्ट इज़ द 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स हैं, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, और 3 यूटीज़ हैं. कौन सी? अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली एंड पुडुचेरी. पहले 2 अलग अलग हुआ करती थी, दमन दीव दादरा नागर को एक कर दिया. तो ये ऑल द डीज, अंडमान एंड निकोबार एंड ऑल द डीज एंड द पुडुचेरी, इनके अंदर तो 100% कवरेज. तो 5 स्टेट्स और ये 3 यूटीज़ के अंदर 100% कवरेज हुआ है. इवन द लेगार्ड स्टेट्स, मतलब जो पीछे रह रहे हैं, they are also doing well. हिमाचल प्रदेश at about 99% and बिहार covers 96% लोगों को वहाँ पे पानी प्रोवाइड करा गया. Seeing the success, the government has claimed that it will achieve 100% coverage in all the states by 2024. मतलब अभी हमने इतना सक्सेस अचीव कर लिया है. 99% इज़ ऑलमोस्ट, मतलब 100% ही हो गया. तो सरकार कह रही है 2024 तक सभी स्टेट्स के अंदर में हर घर जल योजना के अंतर्गत पाइप्ड वाटर सप्लाई सभी हाउस होल्ड्स को दे दी जाएगी बाय 2024, यानी अगले साल तक. ठीक है, आइए इधर चलते हैं. इंश्योरिंग सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर, अगर आपका जो पानी है वो अच्छा है, फॉर ऑल कुड एवर्ट नियरली 4 लाख डेथ्स जो डायरिया से होती हैं. ठीक है, एंड प्रिवेंट अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. मतलब इतने लोग जो होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट के अपने जो ईयर्स होते हैं, है ना, या फिर
ओवरऑल लाइफ में अपने जो बीमारी, मरते तो नहीं हैं लेकिन वो बीमार रहते हैं। तो अगर ये बीमारी कम हो जाए तो 14 मिलियन लाइफ ईयर्स जो है उनकी सेविंग होगी, सब लोगों की मिला मिलू करके, ठीक है, रिलेटेड टू दिस डिजीज। तो दिस डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, इट इज़ अ मेजर दैट शोज द impact of a disease or condition on a person's health, combining the years lost due to premature deaths and years lived with a disability. Okay, I hope that's clear. On saving time and efforts for women, 2018 के अंदर में household they spent a staggering 66 million hours each day collecting water. आप जा रहे हो, पानी भर रहे हो कहीं से, कोई कुआं से, तालाब से, बावड़ी से, पता नहीं कितना किलोमीटर पहले तो पैदल चल करके गए हो, फिर वहाँ पे पानी भरा है आपने, है ना, फिर वहाँ से आप भर के वापस लेकर के आ रहे हो, फिर 2 मटके एक साथ में ला रहे हो, 3 ला रहे हो, फिर वापस चक्कर काट रहे हो। तो ऑलमोस्ट 66 मिलियन आवर्स, इतने घंटे अगर हम पूरी जनता के लगाएं जो पानी कलेक्ट करने जाती है तो इतने मिलियन घंटे की सेविंग हो जाएगी, खासकर गाँव के एरिया में जहाँ पे पानी आता ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रमेंडस टाइम एंड एफर्ट जो होएगा वो सेव होएगा फॉर वेमेन एंड गर्ल्स स्पेशली। तो वो बच्चियाँ जो स्कूल से आते ही या स्कूल जाने से पहले जिनको भेजा जाता है जब पानी लेकर के आ, या आज स्कूल नहीं जाना क्यों, क्योंकि आज बहुत दूर जाना है, पानी लेकर के आना है, अब वो सब चीज़ें नहीं हैं। अब आपको घर में पानी मिल जाएगा तो आप बच्चियों का भी टाइम बच रहा है, महिलाओं का भी टाइम बच रहा है, उससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सेफ वाटर सप्लाई, 36% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग 44% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, इनके पास में पहले इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज नहीं थे इनके प्रमाइसेस में। तो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर भी कई बार, मतलब अच्छा क्वालिटी का पानी नहीं है, उसमें बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, साफ़ पानी नहीं है, वो लोग पी लिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती थी, डेथ भी हो जाती थी, या फिर डिसेबिलिटी वाले जो बीमार हो जाते थे, सब कुछ डिसेबिलिटी मतलब बीमार हो जाते थे, तो काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई है, बीमार हो गए हो तो वो सब कुछ अब नहीं होएगा। तो हर घर जल प्रोग्राम, जिसे नल से जल भी कहा जाता है, तो हर घर जल प्रोग्राम में इसका एम जो है वो है सेफ़ और साथ में अफोर्डेबल, है ना, आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, ये एवरी रूरल हाउस होल्ड को दिया जाना चाहिए। इसे 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था। और ये एक बहुत ही यूनिक मॉडल है जहाँ पे पानी समिति यानी वाटर कमिटीज़ बनाई गई थी, जो खुद विलेजर्स ने बस बनाई थी, एंड इन्होंने डिसाइड करा था कि ये क्या पे करेंगे इस पानी के लिए जो ये कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसका एम क्या था, फुल्ली फंक्शनल, मतलब सब नल लगा दिया ऐसा नहीं, नल में से पानी भी आना चाहिए, फुल्ली फंक्शनल सेफ एंड अफोर्डेबल टैप वाटर कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया बाय 2024, 2024 तक सबको मिल जाए, ये हमारा एम है। फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन, इसका क्या मतलब होता है, इज डिफाइंड एज अ हाउस होल्ड रिसीव्स एटलीस्ट 55 लीटर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर पर कैपिटा पर डे। एक इंसान को एक दिन के लिए 55 लीटर पोर्टेबल यानी पीने लायक पानी, साफ पानी मिलना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल मिलना चाहिए, तब आप मानोगे कि फुल्ली फंक्शनल है। ये हो गया आपका प्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर। फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर का मतलब होता है कि एक हाउस होल्ड 55 लीटर पानी, 55 लीटर पानी एवरी डे उसको मिले, हर इंसान को मिले और पूरे साल मिले, तब अपन उसको बोलेंगे कि दिस इज़ अ फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर। इसका एम 2019 में लॉन्च किया गया था और 2024 इसका टारगेट ईयर है। ये कुछ डेटा है जिसको याद रख लेना, 2024 याद रख लेना, 2019 याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति याद रख लेना, और ये 55 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, है ना, फॉर एवरी पर्सन, ये याद रख लेना। सिग्निफिकेंस क्या है आइए देखते हैं, इतना सही डेटा है, इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी, इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 6.1 जो हमारी पॉपुलेशन के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करता है, SDG 3.9 जो कहता है कि अनसेफ पानी पीने से, सैनिटेशन से, हाइजीन से, वॉश की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, जो मोर्टालिटी हो रही है, उनको अपने को कम करना है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसमें आप अपने जब मेंस का आंसर लिखो तो आप इसमें SDG 6 और SDG 3 की बात कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा प्रिसाइजली याद रखना है तो 6.1 और 3.9 याद रख लो, वरना 3 और 6 तो याद रख ही लोगे, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। अचीवमेंट्स की बात करते हैं। अचीवमेंट इसका ये है कि हमारा जो टैप वाटर कनेक्शन है, WHO बोलता है कि पहले 16% था, आज की तारीख में 62% है, अनदर डेटा। तो 16% से हम 62% तक, 62 से भी ज़्यादा तक आ गए हैं, रादर 62.63 हो गया ऑलमोस्ट, है ना। MP के अंदर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से हर घर जल जो है ना, वॉज द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट, पहला जिला था जिसे हर घर जल
सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इसे दिया गया था, और गोवा जो था वो पहला स्टेट था जहाँ पे 100% कवरेज दिया गया था। तो ये 2 नाम और रख लेना, बी और जी, बुरहानपुर जो एमपी के अंदर में है, और गोवा बीजी। जल जीवन मिशन का एम क्या है? 55 लीटर पानी हर इंसान को हर रोज़ और पूरे साल भर गांव वालों को दिया जाए, और इसको अपन कहेंगे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, और इसका एम है 2024 तक ये सब कुछ देना, और नल से जल योजना भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर में। 2019 का क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ वाटर स्ट्रेस? पानी का स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज़ वाटर स्ट्रेस? हाउ एंड वाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया? अलग अलग रीजन में ये स्ट्रेस अलग अलग कैसे है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये ज्योग्राफी से लिंक करके इसका आंसर दिया जाएगा कि कहाँ पर डेजर्ट है, कहाँ पे ड्रॉट्स पड़ते हैं, कहाँ पे पानी की कमी है, कहाँ पे बारिश खूब रहती है ना। तो कहाँ पे ड्रॉट्स पड़ते हैं इसलिए पानी की अवेलेबिलिटी बहुत दूर है, कहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है, उन सबको आप थोड़ा थोड़ा बता करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और उसका सोल्यूशन अब ये जो निकाला गया है ये बताना है। देखिए 2020 के अंदर में क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, ये कहता है 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स दे आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल। कितने? 36% जिले हमारे भारत के ये क्रिटिकल हैं बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। 1 सेकेंड, द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये जो है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बना है। सेकेंड, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट एरिया हमारा ग्राउंड वाटर इरीगेशन से वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा है। ये जब क्वेश्चन आया था पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अब देखो इसमें तीनों ही आंसर्स में डेटा है ना। इसका जो राइट आंसर है, आप ये तो मान के चलो ये 36% तो मुझे लगता है गलत ही होगा। जनरली अपन ऐसा इसको मानो, जो सोचो अपने को नहीं पता कि कितने परसेंट जिले एक्सप्लॉइटेड हैं, तो आप मानो कि 36%। यहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट करना इजी है, तो 36% तो शायद नहीं होगा। नेक्स्ट इज दिस सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये इस एक्ट के अंतर्गत बनी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनी है। दिस इज़ द राइट थिंग। हालांकि जनरली मिनिस्ट्रीज़ ये लोग गलत बताते हैं, लेकिन ये एक्ट सही है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर में जो ज़मीन से पानी निकाल निकाल के खेतों में पानी सप्लाई करा जाता है ना, वो हमारे यहाँ ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 2 and 3। ओके, फिर से इंडिया और यूएस की बात आ गई, लेकिन अब की बार डिफेंस में नहीं, अब की बार खेती बाड़ी को लेकर के आइए। आर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इस एक टॉपिक को और कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द यूएस रोल जो है वो हमें पता होना चाहिए पहले। तो हमारे बीच में ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज़ जो है, तो पहला आप याद करो, वी वर फूड स्कार्स कंट्रीज़, फूड शॉर्टेज, फिर फूड सफिशिएंट, फिर फूड सिक्योर्ड, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स फूड सरप्लस। तो दीज आर द स्टेजेस जब हमारी जो फूड की जो स्कैरसिटी है ये कम होती गई और हम फूड सरप्लस हो गए, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं फूड को। तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर में इंडिया जो था उसके पास में खाना पूरा नहीं था, हम हमारे लोगों को ही नहीं सपोर्ट कर पाते थे, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉट्स होते थे। हमारा एग्रीकल्चर जो था पूरी तरह से रेन फेड था, मानसून पे डिपेंडेंट था, और अगर हल्का सा अनफेवरेबल रेन आ गया है ना, ज़्यादा आ गया, कम हो गया, कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हो गई, तो हमारे क्रॉप जो होते थे वो फेल हो जाता था। इरिगेशन तो था ही नहीं। प्लानिंग प्रोसेस जो था हमारा, उसमें एग्रीकल्चर को जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया था आज़ादी के बाद में, और हमने कहा था कि हम जो एम्फेसाइज दैट एवरीथिंग कैन वेट, बट एग्रीकल्चर नहीं कर सकता वेट। एग्रीकल्चर को तो सबसे पहले प्रमोट करना पड़ेगा। फिर हमने हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करा था, मतलब हम जहाँ पे सिर्फ 51 मिलियन टन प्रोड्यूस करते थे 51 में, ये 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। इट इंक्रीज टू 6 टाइम्स इन 2022। और आज की तारीख में हमारा जो कंट्री है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। हमसे ज़्यादा दूध कोई नहीं पैदा करता है, दालें, जूट, and it is the second largest producer of rice, wheat, cotton, fruits and vegetables in the world. So fruits and vegetables is horticulture। गेहूँ चावल हमको पता ही है, बासमती राइस हमारे यहाँ से बिल्कुल अंधाधुंध एक्सपोर्ट होता है, और कॉटन में भी हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। अमेरिका का क्या रोल रहा है हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, आइए देखते हैं। दे आर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड दे मेंटरिंग यूएस इंस्टीट्यूशन, मतलब हमने बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोली अपने यहाँ पे, पटना नगर में खोली, उदयपुर में खोली, लुधियाना में खोली, भुवनेश्वर में खोली, हैदराबाद में खोली। और अब देखो इनके जो मेंटर हैं, जो यूएसए से इनको सिखा रहे हैं, वो ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलिनियॉस की, ओहियो की, मिसौरी की, हैं, फिर से ओहियो, कंसास,
टेनेसी, इलिनियस, पेरिस्लेविनिया। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इनको मेंटरशिप दे रही हैं। तो जो हमारी पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी खोली गई थी, इसको बाद में नाम चेंज करके इसका कर दिया था जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये 1960 के अंदर में खोली गई थी। और यूएसए ने इसके लिए लैंड ग्रांट मॉडल जो फॉलो करता है यूएसए, उसी मॉडल पे इसको बेस करा गया था, जिसमें इंटीग्रेटेड टीचिंग भी थी। टीचिंग के साथ में यहाँ पे रिसर्च भी कर रहे थे और एक्सटेंशन भी अपन कर रहे थे साथ साथ में इस एग्रीकल्चर का। उसके बाद में 7 और यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी। इतना कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझो कि यूएसए हमारे को असिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये 7 यूनिवर्सिटीज़ दे रिसीव द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएसए की एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इनका असिस्टेंस इनको मिला, क्यों? क्योंकि हमने ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टी, ये वर्ड याद रखना आप तो, कि यूएसए ने हमारे को फैकल्टी को ट्रेन करने में हेल्प करी है ना। एंड द प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड बुक्स, इसमें भी उन्होंने हमारे को हेल्प करी है। और हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के पार्टनरशिप में उन्होंने वर्क करा, यानी वो मेंटर बनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के सीड्स अमेरिका ने हमें हेल्प करी थी इन इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, और हमारे को बहुत सारे ऐसे सीड्स सप्लाई करे थे जिनका आउटपुट बहुत हाई होगा व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद मोर इनपुट्स। मतलब आपको इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा तो आउटपुट भी ज़्यादा आएगा। मतलब ज़्यादा खाद दो, ज़्यादा पानी दो, तो आउटपुट जो आएगा, गेहूँ चावल की फसल तुम्हारी अच्छी होएगी, यानी न्यूट्रिएंट्स उनको ज़्यादा दोगे, पानी ज़्यादा दोगे। 1968 तक इंडिया जो था, इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ शिप टू माउथ स्टोरेज इकोनॉमी टू अ कंट्री दैट शट डाउन स्कूल्स एंड सिनेमा थिएटर्स टू स्टोर सरप्लस फूड। इतना सारा फूड प्रोडक्शन होने लग गया था, एंड दिस इज द ईयर ऑफ 1968। रीसेंट कोऑपरेशन की अगर अपन बात करें तो यूएस इंडिया एग्रीकल्चरल डायलॉग हमने रिवाइव करा है, एज वेल एज यूएस इंडिया एग्रीकल्चरल नॉलेज इनिशिएटिव AKI, इस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, जिससे हम अपने एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस, आप कैसे ट्रेन कर रहे हो, आपकी एग्रीकल्चर में क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम एक दूसरे से सीख सकें। अमेरिका क्यों हेल्प करता है इंडिया को? समझो तो कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो बहुत ज़्यादा पावर राइवलरी थी। उस टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि कौन किस देश को अपनी तरफ ले सकता है, ठीक है। एंड दोज गुड्स दैट वर व्यूड एज ग्लोबल पब्लिक गुड्स। इंडिया स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट पेड ऑफ देन जस्ट एज मल्टी अलाइनमेंट इन टुडे। मतलब उस टाइम पे हमने जो बोला ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन हम रशिया के साथ में भी नहीं जाके मिल रहे, उसकी वजह से भी अमेरिका हमारे से खुश हो गया कि चलो ठीक है, किसी के पास नहीं जा रहा वो ठीक है, उनके पास जाता उससे तो बेटर ही है। जैसे कि आज हम मल्टी अलाइनमेंट में करते हैं। मल्टी अलाइनमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक देश के साथ में अलाइन नहीं रहेंगे। हमारा जहाँ जहाँ से नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होगा, वी आर गोइंग टू गेट अलाइंड विद एवरी ऑफ दैट नेशन, है, बीट चाइना, बीट रशिया, बीट अमेरिका, बीट ईरान, बीट इज़राइल। हम हमारा तुम्हारे आपस के झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। तो अगर वहाँ पे वॉर चल रहा है अमेरिका रशिया के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो भी वी आर गोइंग टू परचेज नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया। सो वी हैव आवर ओन सेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी और ओन सोवरेनिटी, जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं। उसके अलावा यूएस के जो इन्वेस्टर्स थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इस एग्रीकल्चरल मार्केट में आए इंडिया के, और इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो यहाँ पे रेगुलरली बढ़ रही है, तो वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें और यहाँ पे कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड फ्रोज़न फूड का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा काम उन्होंने चालू करा। तो उनके लिए एक बिजनेस मॉडल भी यहाँ पे डेवलप हो रहा था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इसलिए भी अमेरिका ने हमारे साथ में कोऑपरेशन करा। इसके अलावा हमारा इजराइल के साथ में कोऑपरेशन है, जिसके लिए इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेजर बात ये है विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब हम क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो लोग क्या करते हैं, मतलब इतना छोटा सा देश है इजराइल, है ना, कितना छोटा सा देश है, तो वहाँ पे वो लोग कैसा क्या कर रहे हैं कि उनके पास में फूड सेल्फ सफिशिएंसी, तो उनसे सीखेंगे, अमेरिका से सीखेंगे। इधर वियतनाम, इन्होंने कहा कि वो अपना हाई टेक एग्रीकल्चरल रिलेशन हमसे बनाएंगे, है ना, इन एसोसिएशन विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते करते हम कैसे एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते हैं। फिर इंडिया आसियान वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर बना, जहाँ पे आसियान के मेंबर स्टेट्स ने हमारे साथ में कोऑपरेट करने की बात करी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बैटल सेवरल चैलेंजेस। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से लैंड साइज़ बहुत कम हो रहा है। लैंड साइज़ कम हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। एक बाप के 4 बच्चे हैं, तो पहले जो 100 हेक्टेयर लैंड था, अब वो चारों बच्चों के पास में 25-25 हेक्टेयर ही रह गया है, ऐसा मानो, या 100 एकड़ था तो वो 25-25 एकड़ ही रह गया है।
नेचुरल रिसोर्स बेस जो है वो डिप्लीट हो रहा है, लैंड भी कम हो रहा है, बाकी सब पानी भी नीचे, ग्राउंड वाटर भी नीचे धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। तो एवरीथिंग द नेचुरल रिसोर्स बेस इज गेटिंग डिप्लीटेड। क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा, और कभी तो बहुत बारिश आ रही है, कभी बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, एकदम एबनॉर्मल टाइम पे बारिश आ रही है, जिस टाइम पे बारिश आती ही नहीं है उस टाइम पे बारिश आ रही है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से फार्म इनकम, किसानों की आय भी घट रही है। हमारा इंडिया का टारगेट है कि हम फार्मर की इनकम को एकदम डबल कर देना चाहते हैं, साथ में फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ उसको 25% और पानी के यूज़ को 20% घटा देना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है इसके अंदर में। एंड इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, मतलब सूरज से, हवा से, पानी से, इनसे जो बिजली आ रही है इसको यूज़ करें, और इसको यूज़ करें एग्रीकल्चर की फील्ड में रैदर देन कोल जनरेटेड पावर। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी को 45% एंड रिहैबिलिटेटिंग द डिग्रेडेड लैंड, वो लैंड जो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है उसको रिहैबिलिट करें। कम से कम 26 मिलियन हेक्टेयर ऐसे लैंड को अपग्रेड करा जा सके, डिग्रेड से अपग्रेड करा जा सके। तो वे फॉरवर्ड क्या है, एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी चाहिए। एक फील्ड पे काम नहीं करना है, एक सेक्टर में काम नहीं करना है, एक साथ में एग्रीकल्चर की सारी प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेटेडली देखना है और फिर उस पर वर्क करना है, ताकि हमारी जो फार्मिंग है उसका फुल पोटेंशियल हम रियलाइज़ कर सकें। ICAR, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड नारीज, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम, इनको बोला है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रिसर्च करें, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आएँ, एंड इन्फ्यूज पुल एंड पुश इन एग्रीकल्चर फॉर ऑल राउंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कुछ पुल पुश करो एग्रीकल्चर के अंदर में, इसमें चेंजेस लेकर के, और जिससे सभी का वेलफेयर हो सके। मेंस पे 2017 में एक क्वेश्चन आया था, देखें क्या पूछा इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर, द ग्रीन रेवोल्यूशन, द वाइट रेवोल्यूशन, द पिंक रेवोल्यूशन, द ब्राउन रेवोल्यूशन, नॉट ब्राउन बट वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस दैट हैपेंड इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। हाउ हैव दीज रेवोल्यूशंस हेल्प्ड इन पॉवर्टी एलिविएशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर में। वेरी फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको पहले सारे रेवोल्यूशंस पता होने चाहिए, उसकी वजह से कैसे हम अंडों में, एग्रीकल्चर में आपको पता होना चाहिए, पोल्ट्री भी आता है, तो कैसे हम गोल्डन रेवोल्यूशन से अंडों में सेल्फ सफिशिएंसी ली, वाइट रेवोल्यूशन से मिल्क में ली, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने बेसिकली अनाज में, दैट इज़ व्हीट एंड राइस के अंदर में हम सेल्फ सिक्योर हो गए, इनफैक्ट सरप्लस हो गए। तो ये एक जर्नी है जो आपको पूरी एक्सप्लेन करनी होगी इस तरह से। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया 2021 के अंदर में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है ना, तो उससे हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस अप्रोच इन इंडिया इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। द प्रोजेक्ट ऑफ climate change agriculture food security, it is carried out under the consultation group on international agriculture research headquartered in France. The ICRISAT is in India is one of the CJIAR's research center, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। क्या ये रिसर्च सेंटर है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स आर द करेक्ट? तीनों ही सही है भैया, ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि ये हमारा रिसर्च नाम में आ रहा है, क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये तो होना ही है। ये जो है द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS, CCAFS का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके साथ में एग्रीकल्चर और साथ में फूड सिक्योरिटी। इट इज़ कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप। ये कौन कैरी आउट करता है इस प्रोजेक्ट को? कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना आप। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में, और ये हमारे यहाँ पे CCAFS का प्रोजेक्ट रन कर रहा है। और ये जो क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस बनाए जाते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज़ लेड बाय दिस, यानी जो CCAFS जो प्रोजेक्ट चला रहा है, दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाने की बात करी गई है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं। द राइट आंसर इज़ 4, 1, 2 and 3। सो यहाँ से अपन कल स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट क्लास में जब भी होएगा तब उसको कंटिन्यू करेंगे, और जून के मैगजीन को फिर ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विन टुडे विद रश्मि, एंड शेयर इट विद अदर पीपल। और इसको आपको है ना बहुत ज़्यादा ऐसा रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जब आपको लग रहा है कि अब आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, तब इसे चला करके छोड़ दो। आपके कानों में जो जाएगा ना, उससे आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और कोई ऐसा 1-2 पॉइंट है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको 2 मिनट, तो आप पॉज कर लो, पढ़ लो उसको वहाँ पे, बट अदरवाइज आप सिर्फ इसे चला करके छोड़ दो और सुनते रहो, है ना। तो उसमें भी आपको बहुत चीज़ें, जब आपको ऐसा लगे कि ना यू आर वेरी मच टायर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड जस्ट वांट टू लिसन टू सम यूट्यूब, तो कोई फालतू चीज़ सुनने के बजाय आप इसे सुनिए
और इस तरह के चैनल को प्रमोट करिए, है ना, कि आप बस ऐसे सुन रहे हैं और सुनते सुनते आपका करंट अफेयर्स कवर हो रहा है। 1 घंटा उसको आराम से शांति से सुनिए। उसके बाद में अगर आप इनसाइट्स की इस मैगजीन को, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, आप इसे डाउनलोड करके रीडिंग भी मारेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप इसको फिर उसके बाद में डाउनलोड कर लो, एक बार सुन लो, समझ लो, और खाली टाइम में इसको चला करके छोड़ो और बस लेटे रहो पास में, बैठे रहो पास में और उसको सुनते रहो। So please like, share and subscribe my channel Winter Day with Rashmi, and thank you very much.